चलिए छत्तीसगढ़ के बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश की 24 सीटें होने वाले उपचुनाव के जरिए सत्ता का संग्राम कौन अपना नाम करेगा, अब बात इसे लेकर। तो पोहरी जिले में 2 विधानसभाओं पोहरी और करैरा में उपचुनाव होना है। यह चुनाव लड़ने की आस सजोए नेता लॉकडाउन में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे। वहीं अब जब बाजार खुलने लगे हैं, सड़कों पर चहलकदमी बढ़ गई है, तो ऐसे में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। लोग उपचुनाव को लेकर बातचीत करते देखे जाने लगे हैं। इधर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के साथ दिग्गज भी लगातार मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन में बसने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस कोशिश में कामयाबी किसे मिलेगी? क्या पोहरी सीट पर बीएसपी का इतना प्रभाव है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? इस पर चर्चा का दौर शुरू करें। चलिए इसके पहले देखते हैं। शिवपुरी जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, जिसमें पोहरी भी शामिल है। इस सीट पर सुरेश धाकड़ रतखेड़ा के कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफा देने की वजह से 1.5 साल के अंदर फिर चुनाव होने जा रहा है। सुरेश धाकड़ ने कमल ध्वज थामा है। ऐसे में वो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में टिकट के लिए कई नेता कतार में लगे हैं, लिहाजा पार्टी को किसी एक का नाम फाइनल करने में माथापच्ची करनी होगी। 2018 से पहले ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी के प्रहलाद भारती ने कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला को करीब 4000 मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2008 के चुनाव में भी प्रहलाद भारती ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के हरिवल्लभ शुक्ला रहे थे। धाकड़ और ब्राह्मण बाहुल्य वाली सीट पर यही वोटर निर्णायक भूमिका भी अदा करते हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या 2,10,000 के करीब है। जहाँ तक बात मुद्दों की करें तो इस सीट पर बिजली, सड़क, पानी और रोजगार के मुद्दे पर पिछले कई चुनाव लड़े गए हैं और इस बार भी यही मुद्दे होंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए मुद्दों में दल बदल भी शामिल रहेगा। बहरहाल अब देखते हैं पोहरी में चुनाव की जंग कितनी दिलचस्प रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पोहरी उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से 2 नाम पैनल में शामिल होने की बात सामने आई है। इसमें पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला और दूसरा नाम रामनिवास रावत का है। विजयपुर का इलाका पोहरी से लगता है और पोहरी में 15,000 से ज्यादा मतदाता रावत समाज के होने के चलते रावत की दावेदारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, तमाम समीकरणों के साथ पोहरी का उपचुनाव किस तरह का रह सकता है, इस पर बात करने के हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे स्टेट हेड अनिल सुकुसा एक बार फिर है, और पोहरी से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्वराज संवाददाता अभिषेक शर्मा। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से भी। आप सभी का स्वागत है। अनिल, पोहरी के बारे में आप अच्छा खासा थोड़ा सा जानते हैं, वहाँ के राजनीतिक समीकरणों को जानते हैं, क्या होगा? हालांकि रामनिवास रावत बड़ा नाम है, लेकिन खुद हार गए थे 2018 में, विजयपुर से आए थे। विजयपुर से हार गए जी, वो पोहरी जाने की उसमें उनका नाम चल रहा। और हरिवल्लभ शुक्ला का मैं बता दूं आपको, वो उन धाकड़ नेताओं में थे। आपको ध्यान हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लीड कम करने में बहुत हद तक हरिवल्लभ शुक्ला सफल रहे हैं 2004 के चुनाव में। बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। लेकिन रामनिवास रावत को भेजने का कारण एक ये भी जो चर्चाएं चल रही है, तो वो सिंधिया के सबसे खास रहे हैं और हाँ, निकटस्थ है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सिंधिया कोटे से ही उनको बनाया गया था। तो कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि पूरे चंबल ग्वालियर क्षेत्र में जहां तमाम जो सीटें हैं कि सिंधिया के जो नजदीकी है वो कांग्रेस में ही बने हुए हैं, तो एक माहौल इस तरह का क्रिएट करना चाहती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि रामनिवास रावत ने हाल ही में नरेंद्र बिरथरे से भी मुलाकात की है। हाँ। ये बड़ी चर्चाओं का विषय है। नरेंद्र बिरथरे बीजेपी के नाराज है बीजेपी से और बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। हालांकि अगली बार जब वो चुनाव लड़े थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। हाँ। वो दीगर कारण, लेकिन जो गलबहियां इस समय पोहरी में देखी जा रही है, तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस जो बीजेपी को मात देने के लिए क्या रामनिवास रावत पर दांव लगाएगी या बीजेपी के किसी नाराज नेता को तोड़कर टिकट देगी। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने एक संकट ये भी है कि उनके जो स्थानीय नेता हैं, जिनको लगता है कि अब ऊपर की परत छठी है, अब उनका नंबर आ सकता है, अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो कहीं अगर बगावत की ओर चले जाते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका होगा।
दूसरी बात यह कि जो पोहरी है टोटल बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी के विधायक चुनते आ रहे हैं लगातार 15 साल लगातार। कांग्रेस ने कमबैक किया 2018 में, तो उसका रीजन जैसा कि हमारी जो वहां की रिपोर्ट्स बता रही है कि धाकड़ समाज ने भले ही वो साथ नहीं दिया हो कांग्रेस प्रत्याशी का उस समय, लेकिन जो स्थानीय जनता है, किसान है, कर्ज माफी जैसे मुद्दे पर प्रभावित होकर और सिंधिया का जो भरोसा था उस पर कांग्रेस को साथ मिला था। अब सिंधिया खुद बीजेपी के साथ हैं, तो वहां माहौल क्या है मुझे लगता है अभिषेक इसको लेकर ज्यादा बताएंगे, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भी फिलहाल भारी नजर आ रहा है। अभिषेक, अनिल भी बोल रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्या होंगे समीकरण? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आप डूबते जा रहे हैं। थोड़ा सा अपना स्काइप ठीक करवाइए। और क्या है पोहरी के राजनीतिक समीकरण? जी मैं सर आपको बताना चाहूंगा, पोहरी विधानसभा उपचुनाव में लगातार अब आगे भी यही देखने को मिलेगा कि धाकड़ वर्सेस ब्राह्मण, क्योंकि पिछले अन्य चुनावों से भी यही देखने को मिला है कि पोहरी में धाकड़ वर्सेस ब्राह्मण उतारा जाता है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में कैलाश कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से आए और उनके जो आंकड़े लगातार चौंकाने वाले सामने आए कि वो दूसरे नंबर पर रहे, तो ये धाकड़ बनाम ब्राह्मण ये शब्द हटने की कगार पे है। ऐसे में अब पारम रावत हैं जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय मैदान में उतरने के लिए भी कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। लेकिन अभिषेक, ब्राह्मण मतदाता कितने हैं और धाकड़ मतदाता कितने हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, पोहरी में सबसे ज्यादा धाकड़ मतदाता हैं, करीब 40,000 के समथिंग धाकड़ मतदाता हैं जो प्रथम स्थान पे है। उसके बाद आदिवासी मतदाता हैं। लगातार देखने को मिला है कि धाकड़ मतदाताओं का रुख हमेशा धाकड़ प्रत्याशी की ओर ही होता है। हाँ। ऐसे में अगर कांग्रेस किसी धाकड़ प्रत्याशी पे अपना दाव खेलती है तो आमने सामने की आपने ब्राह्मण नहीं बताया, आपने कहा दूसरे नंबर, जब ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है नहीं तो धाकड़ वर्सेस ब्राह्मण कैसे होगा? जी पिछले कई चुनावों से देखने को मिला है सर, ब्राह्मण प्रत्याशी पर मतदाताओं का भरोसा रहा है। पोहरी क्षेत्र में, पोहरी विधानसभा सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी पर मतदाताओं का भरोसा रहा है। हमेशा से ब्राह्मण मतदाता को जिताते आए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से जो लगातार धाकड़ बाहुल क्षेत्र होने के बाद, धाकड़ बहुमत ज्यादा होने के बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धाकड़ प्रत्याशी यहाँ प्रबल दावेदार है। ये प्रहलाद भारती किस समाज से है? प्रहलाद भारती धाकड़ समाज से। चलो, तो इस बार सुरेश धाकड़ जीत गए, धाकड़ ने धाकड़ को हराया है ना? जी बिल्कुल। चलिए तो लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा, हाँ, जो विधानसभा चुनाव 2018 हुआ था उसमें त्रिकोणीय मुकाबला था। हाँ, तीसरा कौन? कुशवाहा जी थे बीएसपी से? नहीं। हाँ, उसमें कुशवाहा दूसरे नंबर पर पहुंचे थे। जो बीएसपी से उतरे थे कैलाश कुशवाहा, हाँ, वो द्वितीय पायदान पे पहुंचे। वहीं प्रहलाद भारती जो लगातार 2 बार विधायक रहे, वो तृतीय स्थान पे पहुंचे। तो चलिए, अब ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, यहाँ रावत समाज के भी 15,000 वोट है जैसे कि रिपोर्ट आई है, तो रामनिवास रावत बेहतर प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के मजाल लेते? वहां से तो तय है सुरेश धाकड़ को बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी ही, तो रामनिवास रावत या हरिवल्लभ शुक्ला कौन बेहतर होंगे? सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोहरी विधानसभा में जी जो स्थानीय प्रत्याशी की ही ज्यादा मांग की जा रही है जनता द्वारा, और अगर रामनिवास रावत पोहरी विधानसभा से उपचुनाव में उतरे, हाँ, तो सीधे तौर पे करारी हार ही मिलेगी। अच्छा, तो हरिवल्लभ शुक्ला ज्यादा बेहतर? हरिवल्लभ शुक्ला स्थानीय है क्या? हरिवल्लभ शुक्ला पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2 बार पोहरी विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं, और लगातार हरिवल्लभ शुक्ला जी अपनी स्पीच और जो बोलने की उनकी क्षमता है उसके माने जाते हैं। पोहरी क्षेत्र में लगातार जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की उनकी अलग ही क्षमता है। मतलब वो स्थानीय भी है ना हरिवल्लभ शुक्ला?
सेवड़ा के हरिवल्लभ शुक्ला ही सेवड़ा में आते हैं। तो स्थानीय नहीं है ना वो भी? जी नहीं। स्थानीय कौन है जिनको बोल रहे हैं स्थानीय कोई प्रत्याशी होगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा? भाजपा में तो टिकट लगभग, अरे कांग्रेस में भाई, कांग्रेस में कौन स्थानीय प्रत्याशी बेहतर होगा? कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी के रूप में अब प्रद्युम्न वर्मा बछोरा जी, इसके बाद आते हैं किशन सिंह तोमर, संजीव शर्मा, ठीक है, लगभग स्थानीय प्रत्याशी हैं जो जमीनी स्तर पर कार्यरत हैं। तो ये हरिवल्लभ शुक्ला से बेहतर प्रत्याशी होंगे अगर इनका देखा जाए तो। जिन इनका इस क्षेत्र में विरोध नहीं है, जिस प्रत्याशी का विरोध नहीं होता जी, वो सीधे तौर पर एक विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, उनको हमेशा जीत ही मिलती है। नए चेहरे पर हमेशा पौड़ी क्षेत्र में जीत के ही ज्यादा आसार बने रहते हैं। जी, चलिए ये बताइए, सुरेश धाकड़ जी पार्टी छोड़ के गए हैं, इसको जनता कितना अच्छा मान रही है कि जनता नाराज हो रही कि हमने अभी चुनाव जिता के आपको भेजा था, आप फिर इस्तीफा देके आ गए? चलिए अभिषेक, आपसे अभिषेक थोड़ा रुके हमारे साथ। हरिवल्लभ शुक्ला जी दूरभाष से जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, स्वराज एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ, एसपी त्रिपाठी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, जैसा कि हमारी सर्वे में आ रहा है कि हमारे अभी संवाददाता भी बोल रहे हैं कि शुक्ला जी अगर प्रत्याशी होते तो बहुत बेहतर होगा और अच्छी टक्कर होगी। ऐसे स्थिति में आप किस आधार पे, भाई सुरेश धाकड़ का अपना वहां वोट बैंक है, सिंधिया जी का जो प्रभाव है सुरेश धाकड़ के साथ है, सरकार शिवराज जी की है, सब कुछ इस समय, और साथ में भाजपा का कैडर भी वोटर उनके साथ है, ऐसी स्थिति में किस आधार पे आप चुनाव जीतने की बात करेंगे? पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो आप सिंधिया जी के जनाधार की बात कर रहे हैं, तो सिंधिया जी का जनाधार इतना कम हो गया कि वो वही चुनाव हार गए तो दूसरे को क्या जिताएंगे वो। जी, दूसरी बात जो आपने बताई मेरे को, तो भाई पौड़ी क्षेत्र की जनता नहीं बल्कि 22 विधायकों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जनता के साथ पीठ में छुरा भोंक दिया, इनको जनता ने 5 साल के लिए विधायक बनाया था त्रिपाठी जी, और इन्होंने 15 महीने में इस्तीफा देकर के जनता के लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया, उससे जनता में इनकी भयंकर नाराजगी है। और जनता ये समझ नहीं पा रही है कि हमारा विधायक 15 महीने में इस्तीफा देके हमको अनाथ छोड़ के क्यों चला गया। जी, जनता ने फुल 5 साल के लिए इनको विधायक बनाया था, इनको 5 साल जनता की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो अपनी सेवा करा के चलते बने और जनता को अधर में छोड़ गए। वो नाराजगी इनको 22 विधायकों को, अकेले सुरेश राठ जी को नहीं बल्कि 22 विधायकों को भारी पड़ने वाली है। और जहां तक सिंधिया जी की बात है, तो सिंधिया जी पर तो ये आरोप है कि इन्होंने 22 विधायकों को इस्तीफा देकर के लोकतंत्र का गला घोंटा है। और सबसे बड़ा अपमान, सिंधिया जी बार बार कहते हैं कि मेरा अपमान हो रहा था, तो सिंधिया जी ने तो इनके माध्यम से इस्तीफा दिला के 22 विधायकों से जनता का सबसे बड़ा अपमान किया है जी। इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस चुनाव 22 सीटों पर जीते। चलिए, हमारी तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन सिर्फ यही एक आधार है दल बदल करने का, जनता के बीच जाएंगे कि और भी कोई आधार है आपके? नहीं, दल बदल एक आधार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र में कोई सरपंच भी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा नहीं देता है, और कलेक्टर अगर सरपंच को हटा देता है तो वो हाईकोर्ट तक जाता है स्टे लेने के लिए। जी, तो जिन विधायकों की इतनी चूटी अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही थी, उनकी बात के बिना कुछ होता नहीं था, उनकी एनओसी के बिना कोई अधिकारी न आ सकता था, न जा सकता था, किसी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं होती थी, जो भी वो चाहते थे उनके काम टॉप प्रायोरिटी पे होते थे। इस सबकी सुविधाओं के बाद भी अगर वो इस्तीफा दे के गए हैं तो कोई बहुत बड़ी डील हुई होगी, कोई बहुत बड़ा लेन देन हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा सौदा हुआ होगा। इस बात का जनता में खासी नाराजगी है, और जनता एक ही कारण नहीं होता ये जनता में, जनता जिसको भरोसे पर चुनती है, जिन 60,000 वोटर्स ने सुरेश राठ को चुनाव जिता के विधानसभा भेजा, तो क्या इस्तीफा देने से पहले एक भी वोटर से उन्होंने पूछा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ? ये सरासर 60,000 वोटर्स का अपमान है, पौड़ी क्षेत्र की जनता का अपमान है, और इस अपमान का बदला इनको जनता चुनाव में हरा के लेगी। डील यही हुई है कि सिंधिया जी अब बीजेपी से राज्यसभा, अब केंद्र में मंत्री हो जाएंगे, तो उनके ये समर्थक। त्रिपाठी जी, अगर केवल राज्यसभा की डील सिंधिया जी करते तो मुझे बताइए, कांग्रेस ने तो 4 बार लोकसभा में भेजा उनको, 2 बार केंद्र में मंत्री बनाए थे, कौन सा बड़ा भारी पद लेकर के डील कर रहे थे? ये तो अपमान था, राज्यसभा की डील नहीं है ये जी, मामला बहुत बड़ा है ये।
और धीरे धीरे इसकी परतें खोलेंगी। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सिंधिया जी मुख्यमंत्री पद का सौदा करते, मुख्यमंत्री की डील करते, वो मुख्यमंत्री बन जाते, तो वो समझ में आती जनता को कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए सिंधिया जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। अभी तो राज्यसभा सदस्य भी नहीं बन पा रहे, केंद्र में मंत्री बनने की बात तो बहुत बड़ी बात है। तो छोटे से पद के लिए जो कांग्रेस ने इतने बड़े पद उनको दिए, 2 बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया, 4 बार उनको सांसद बनाया, AICC का जनरल सेक्रेटरी बनाया, CWC का मेंबर बनाया, और सौदा क्या किया उन्होंने? केवल एक राज्यसभा सीट का। तो ये अकेली विधानसभा सीट का सौदा नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ कारण है। हरिवल्लभ जी हमारे साथ है, प्रहलाद भारती जी भी हैं, पूर्व विधायक भाजपा के हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। प्रहलाद भारती जी, स्वराज एक्सप्रेस से SP त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आपका बहुत स्वागत है। भारती जी आवाज आ रही है आपको? प्रहलाद जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी शुक्ला जी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड अनिल सिंह जी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अनिल शुक्ला जी, एक सवाल ये कि जो सुरेश धाकड़ 2018 में चेहरा थे कांग्रेस के, कांग्रेस ने सुरेश धाकड़ को जिताने के लिए जो वायदे किए थे कि क्षेत्र का विकास किया जाएगा, उन पर कितना अमल हुआ? क्योंकि ये दायित्व तो सिर्फ प्रत्याशी का नहीं या विधायक का नहीं, सरकार का भी बनता है। और यही आरोप जो है सुरेश धाकड़ का रहा है कांग्रेस छोड़ते समय कि उनके जो प्रॉमिस किए थे पूरे नहीं हो पा रहे थे। सुरेश धाकड़ जी ने जो प्रॉमिस किए थे जनता से वो पूरे नहीं हुए, लेकिन अपने सारे प्रॉमिस, अपने परिवार के प्रॉमिस तो पूरे कर लिए। कांग्रेस सरकार ने कितना किया इन 15 महीनों में पोहरी के लिए? एक बात बताएं कि जो विधायक प्रस्ताव सरकार को देगा वही प्रस्ताव तो सरकार मानेगी। विधायक जी ने निजी कामों के अलावा कोई प्रस्ताव दिया हो तो सरकार काम करती है उसमें। विधायक जी ने तो निजी कामों पर ज्यादा जोर दिया कि TI कौन होना चाहिए, थानेदार कौन होना चाहिए, तहसीलदार कौन होना चाहिए, रेंजर कौन होना चाहिए, SDM कौन होना चाहिए। कपड़ों की तरह 2-2 महीने में थानेदार बदले गए पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में। तो सारी ऊर्जा तो उन्होंने इन चीजों पर लगा दी। अगर इतनी ऊर्जा विकास के कामों पर लगाई होती, वो बताए कि उन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव दिए तो सरकार को, जो सरकार ने नहीं माने। ये तो केवल बहानेबाजी है कि सरकार ने नहीं माने इसलिए हम सरकार छोड़ के चले आए। ये तो बेताज बादशाह पे अपने विधानसभा क्षेत्र के, इनकी विधानसभा में तो इनके मर्जी के बगैर, NOC के बगैर पट्टा नहीं हिलता था। तो इनके आरोप तो बेमानी आरोप है। जी संभवतः प्रहलाद भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, अच्छा शुक्ला जी, हम कुल मिला के आपको बधाई दे दें क्या पहले से? नहीं, लोकतंत्र में साहब आपकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन लोकतंत्र में अभी बधाई क्यों दे रहे हैं? बधाई के समय पर कहेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। जी जी शुक्ला जी, आपकी लड़ाई वहाँ बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा खासा मत हासिल करती रही है, और जैसा कि उम्मीद की जा रही है, मायावती जी ने कह दिया है कि हम सभी सीटों पे उपचुनाव लड़ेंगे, जबकि उपचुनाव लड़ती नहीं थी। ऐसे में आपकी लड़ाई किससे होगी, बहुजन समाज पार्टी से या कांग्रेस से, वो BJP से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर नहीं है। पिछले चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी को इतनी ज्यादा वोट मिल गए कि हमारे पौड़ी विधानसभा में 50 वर्षों से किरार वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई होती है जी। अगर एक पार्टी धाकर समाज के व्यक्ति को विधायक का टिकट देती है तो दूसरी पार्टी उसके अपोजिशन में ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को टिकट देती है। लेकिन सिंधिया जी ने अब की किरार वर्सेस किरार कर दिया था। धाकर वर्सेस धाकर, यानी BJP से भी धाकर प्रत्याशी था और कांग्रेस से भी धाकर प्रत्याशी था। इस बात में अदर कास्ट सारी नाराज होकर के तीसरी शक्ति जो थी BSP के साथ चले गए, जिससे BSP 30,000 से बढ़कर के एकदम 53,000 तक पहुंच गई जी। तो BSP केवल इस वक्त इस कारण पहुंची थी कि लोगों में ये नाराजगी थी कि दोनों पार्टियों ने एक ही समाज के व्यक्ति को टिकट दिया, बाकी समाज के व्यक्ति के इस लायक नहीं थे क्या, इसलिए वो नाराजगी का वोट जो है BSP को मिला और BSP का खिलाफ इतना चला गया। बाकी BSP 28-30,000 से ज्यादा कभी पौड़ी में आई नहीं। फाइट में BJP ही रहेगी जी जी। एक और आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। आप हालांकि वहां से विधायक भी रहे हैं, जीते भी हैं, ये भी कहा है कि आपकी भाषण शैली जिस तरह है उसको मतदाताओं को आकर्षित करती है, लेकिन ये मुद्दा भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आ रहा है कि आप बाहर सेंडवा के हैं। कहाँ से? सेवड़ा से हैं, मतलब पोहरी के नहीं है जी। किसने बता दी है आपको? सेवड़ा गांव पौड़ी तहसील में है, पौड़ी विधानसभा में। मैं पौड़ी विधानसभा का रहने वाला हूँ जी। मेरा गांव पौड़ी विधानसभा में। भैया जी आपको गलत जानकारी बता दी, किसने दे दी? चलिए निश्चित रूप से हम अपने संवाददाता से पूछेंगे। बारी प्रत्याशी तो प्रहलाद भारती थे, जो शिवपुरी के रहने वाले पिपरसमा गांव के शिवपुरी विधानसभा के
जी शुक्ला जी एक सवाल, मेरा गांव तो पौरी विधानसभा में है ना। शुक्ला जी, रामनिवास रावत की सक्रियता का अंदाजा क्या लगाया जाए? देखिए, रामनिवास जी की सक्रियता केवल इतनी है कि जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसकी मदद करने के लिए कमलनाथ जी ने उनकी ड्यूटी लगाई। और नरेंद्र बिरथरे की उनसे मुलाकात का कैसे निकाला जाए? नरेंद्र बिरथरे और रामनिवास जी दोनों बचपन के मित्र रहे हैं, दोनों क्लास फेलो रहे हैं जी। क्या वो केवल एक सौजन्य भेंट थी, उसमें कोई ज्यादा अर्थ निकालने की आवश्यकता है नहीं। शुक्ला जी ना तो रामनिवास जी बीजेपी में जाने वाले हैं और ना नरेंद्र बिरथरे कांग्रेस में आने वाले हैं। लेकिन के लिए बेचारे गए थे, इस पर बवंडर मच गया है। नरेंद्र बिरथरे लेकिन अंदरूनी तौर पर शुक्ला जी का साथ देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो आप लोगों के पास खबरें आती रहती हैं। जी। नरेंद्र बिरथरे जी बीजेपी में है, वो बीजेपी का काम करेंगे, जो कांग्रेस में होगा वो कांग्रेस का काम करेगा। जी। ये भी बात आई कि पोहरी का जो चुनाव होता है वो ब्राह्मण वर्सेस धाकड़ होता है, ये भी कहा। हो सकता है गलत हो, जैसा कि बताया कि आप पोहरी से नहीं है, वो गलत निकला, लेकिन ब्राह्मण वर्सेस धाकड़ होता है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र बिरथरे जी शुक्ला जी का साथ दे सकते हैं। अब देखो, संभावनाएं तो राजनीति में हर एक प्रकार की होती है जी। अब क्या परिस्थिति बनेगी, कैसी बनेगी, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि नरेंद्र बिरथरे जी बीजेपी में है और बीजेपी के प्रति पूरी तरह से वफादार है वो जी। और राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, कौन किसके साथ आता है, कौन किसके साथ जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। जी जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और चलिए भोपाल आइए, फिर मिलते हैं, विधानसभा में मिलते हैं। शुभकामनाएं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मुलाकात करूंगा, भोपाल आऊंगा तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे। थैंक यू। चलिए अनिल जी, क्या लगता है आपको, यहाँ क्या ब्राह्मण वर्सेस धाकड़ होगा फिर से? बिल्कुल। लेकिन अभिषेक जी, थोड़ा सा एक आपसे सवाल है। आपने कहा कि शुक्ला जी बाहरी हैं, उनका गांव का नाम भी बताया आपने, लेकिन उन्होंने कहा उनका गांव तो पोहरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। सॉरी सर, मैं स्थानीय का कह रहा हूँ। तो स्थानीय भाई, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिनका गांव आएगा वो स्थानीय ही रहेगा। नहीं, माफी चाहूंगा, मैं इस बात दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ जी। मेरा कहने का मतलब उस तरह भारी नहीं था। मेरा कहने का मतलब था, मतदाता यही चाहते हैं कि इस बार जब पोहरी विधानसभा से इस बार आधा दर्जन जो प्रत्याशी है कांग्रेसी, जो प्रबल दावेदार हो रहे हैं, वो स्थानीय पोहरी के आ रहे हैं सर, जिनमें आप प्रद्युमन बछोरा ले लो, संजीव शर्मा ले लो, धर्म सिंह तोमर ले लो। पोहरी कस्बे का आप बात करिए, इसमें तो विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी का गांव है तो वो स्थानीय ही हुआ, वो बाहर का थोड़ी हुआ। जी। चल अनिल जी, आपकी क्या टिप्पणी है पूरे उस मुद्दे को लेकर के? देखिए, पोहरी पूरी तरह धाकड़ वर्सेस ब्राह्मण ही रहा है, स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ, स्वीकार भी किया जा रहा है इस बात को। और पहली बार ऐसा हुआ कि धाकड़ से ही दोनों दलों के प्रत्याशी है, और इसका फायदा यह हुआ कि एक जो प्रत्याशी वो तीसरे नंबर पर चला गया और बीएसपी ने इसमें अपना दूसरा स्थान बना लिया। लेकिन अब चूंकि इस तरफ से धाकड़ है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ब्राह्मण पर दाव लगा सकती है या दूसरे उस पर भी जाति कार्ड खेल सकती है। लेकिन धाकड़ में जो दो बातें हैं, सुरेश धाकड़ जो हैं उतने धाकड़ समाज में लोकप्रिय नहीं रहे जितने प्रहलाद भारती लोकप्रिय हैं। प्रहलाद भारती का समर्थन अगर पूरे दिल से बीजेपी के जो प्रत्याशी रहेंगे, सुरेश धाकड़ जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनके साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि धाकड़ समाज का एक तरफा वोट बीजेपी को मिल सकता है और फिर बीजेपी रेस में आगे निकल सकती है। ये संभावना इसलिए भी ज्यादा है कि प्रहलाद भारती भले ही नाराज चल रहे हो या भले ही पूरी तरह उनके साथ ना हो, लेकिन बीजेपी का जो वर्कर है वो एक कैडर बेस्ड चूंकि है, संगठन से जुड़ा है, और संगठन का जो आदेश है उस हिसाब से बीजेपी कार्यकर्ता काम करता रहता है। पूरा मतदाता संगठन से नहीं जुड़ा होता है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ उसमें वोट दिया था 2018 में, उसका दो कारण थे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दूसरा कारण था कि जो किसानों के कर्ज माफी का जो प्रॉमिस किया गया था, किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, कर्ज से फंसे हुए हैं उस क्षेत्र में बहुत सारे किसान, जिन पर बहुत सारा कर्ज है और कर्ज से उनकी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। लेकिन उनको लगा कि जब कांग्रेस कर्ज माफ कर देगी तो इस में कांग्रेस को फायदा मिला, और सिंधिया का जो एक बाग पड़ता है, जो भाषण शैली है, उसने एक समा बांधा, और जो बीजेपी का वोट, जो बीजेपी को वोट जाता था जनता का, वो वोट भले धाकड़ जो सुरेश धाकड़ को वोट नहीं देना चाहते थे, बावजूद जनता और किसानों ने वोट कांग्रेस को दिया, तो ये जीत का कैलकुलेशन बना। अब सिंधिया बीजेपी के साथ है, और बीजेपी का खुद के एक वर्किंग स्टाइल है, खुद के एक कैडर बेस्ड उनके कार्यकर्ता हैं,
तो ये कैलकुलेशन जो उपचुनाव होंगे वो उस पर डिपेंड करता है। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा यही होगा, दल बदल। कांग्रेस कितना उनको उन पर विश्वास। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पास यही एक मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका। अभिषेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो पोहरी सीट पर पिछले 3 चुनावों से लगातार बसपा का वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे में इस बार यहां होने वाले उपचुनाव में अगर बीजेपी और कांग्रेस को बहुत ज्यादा मत हासिल न हो तो इसे लेकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि फिलहाल सत्ता में बीजेपी है और उसे सरकार में बने रहने के लिए महज 9 सीटों पर जीत हासिल करनी है। ऐसे में कई जगह मतदाताओं का मन सत्ताधारी दल के साथ है। स्वराज एक्सप्रेस का जो सर्वे है वो फिलहाल यही बता रहा है। हाँ, कुछ जगह दल बदल से जनता नाराज जरूर है, लेकिन इससे कांग्रेस को कामयाबी मिल पाएगी या नहीं, इस पर कहीं न कहीं संशय है। वहीं आज हमने जिस पोहरी सीट की बात की वहां बसपा का अच्छा खासा प्रभाव भी है। अगर प्रत्याशी दमदार रहा तो फिर यह मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद भी है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देना है। फिर हाजिर होंगे नए विधानसभा उपचुनाव को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।